किसी भी थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग हमारे पास आर्गूमेंट्स हों जिनके तहत हम ये बता सकते हैं कि ये थ्योरी कितने हद तक सही है। अगर थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एविडेंस और हमारे पास आर्गूमेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो थ्योरी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर की जाएगी। उसके बिल्कुल बरक्स अगर हम ये देखें, उसी थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास अगर एविडेंस और आर्गूमेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम उस थ्योरी को रिजेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक अल्टरनेटिव थ्योरी को हम देखेंगे जिसके पास ज़्यादा एविडेंस हो, ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो। थ्योरी को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास एविडेंस का होना लाजिम है। इसी तरह अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, आया वो सही है या गलत है, तो उसके लिए भी यही क्राइटेरिया है। अगर ये थ्योरी सही है तो उसके लिए हमारे पास एविडेंस भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और अगर ये थ्योरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके एविडेंस हमारे पास फिर वीक होने चाहिए, फिर हम किसी अल्टरनेटिव थ्योरी को देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में है, और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के सपोर्ट में जो भी एविडेंस है हम वो वन बाय वन करके इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन उस एवोल्यूशन का नाम है जो जानदारों के अंदर तब्दीली आए और उन्हीं पुराने जानदारों से कुछ नए जानदार बने। इस थ्योरी को जो सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जितने भी जानदार इस दुनिया में मौजूद हैं उन सब का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर है। उनके अंदर वक्त के साथ साथ माहौल के मुताबिक तब्दीलियाँ आती रही और उनसे डिफरेंट जानदार बने, और उनके अंदर फिर तब्दीलियाँ आती रही और उनसे फिर डिफरेंट जानदार बने। आज हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी जानदार हमें नज़र आते हैं उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर हैं, उनके तब्दीली से ही नए जानदार बने हैं। तो इस थ्योरी को जो सपोर्ट करने वाले मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हैं, तो उन पॉइंट्स को हम वन बाय वन करके यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसके फेवर में जो हमारे पास एविडेंस है वो यहाँ पर मैंने मेजर 7 एविडेंस यहाँ पर शो किए हैं। वन बाय वन करके हम इन सब को पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू पहले देख लेते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है एविडेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमें कौन से एविडेंस मिलते हैं जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की सपोर्ट कर रहे हैं। और फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ना उसको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से थोड़ी देर में। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एविडेंस फ्रॉम क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना हमें पता है, हम उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। जानदारों की दर्जाबंदी करना, जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स में डालना और उनको साइंसी नाम देना। बायोलॉजी की फील्ड का नाम टेक्सोनॉमी है। तो टेक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को जो पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं वो हम दूसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को की सपोर्ट में हमारे पास जो बायोलॉजी की जो तीसरी फील्ड है वो है होमोलॉजी। होमोलॉजी कहते हैं एक जैसे ऑर्गन के बारे में डिस्कस करना जो फंक्शन में डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर में एक जैसे हो। तो होमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि कौन से हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी को फेवर करते हैं कि वो ज़्यादा थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, उसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको हम वेस्टिजेस भी कहते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसे सही है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे जब जायगोट से जो एम्ब्रियो बनता है उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें डिफरेंट जानदारों को हम और कंपेयर करें कि उनके जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर क्या क्या तब्दीली आ रही है डिफरेंट जानदारों के अंदर। तो उस पॉइंट ऑफ से देखेंगे इस थ्योरी को कैसे सपोर्ट मिल रही है। सिक्स पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से ये थ्योरी कितने हद तक सही है। फिर हम सातवें पॉइंट की तरफ जाएंगे जो हमारे पास है एविडेंस फ्रॉम डोमेस्टिकेशन। जो घरों में हम जानवर पालते हैं या जानवर पालते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनसे हमें क्या सबूत मिलते हैं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन सही है। याद रखना चंद पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं, इनको हम वन बाय वन करके अभी समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला जो एविडेंस है वो है एविडेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। और पैलेंटोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकला है और ये 3 लफ्ज़ों का मजमुआ है। सबसे पहले पेलियोस, फिर उसके बाद ओंटोस, उसके बाद लोगोस।
तो वर्ड पेलियोस, ओंटोस और लोगस जो है, इनका क्या मतलब होता है? पेलियोस का मतलब होता है एंशंट यानी कि कदीम, और ओंटोस का मतलब होता है बीइंग, ऑर्गेनिज्म, जानदार का होना। लोगोस कहते हैं स्टडी को या डिस्कोर्स करना। तो इसके अंदर हमें ये समझ में आता है कि पैलियोंटोलॉजी स्टडी है उन जानदारों की जो बहुत ज़्यादा एंशंट है, जो कदीम जानदार है, जो पहले जानदार मौजूद थे, अभी वो जानदार मौजूद नहीं है, उनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो पैलियोंटोलॉजी कहलाएगी। और ये जो पैलियोंटोलॉजी है, अब वो जानदार है तो नहीं, फिर हम कैसे पढ़ेंगे? तो उनसे जो हमें फोसिल्स रिकॉर्ड जो हमें मिलते हैं, उनको देकर हम उन जानदारों के बारे में जितनी भी स्टडी कर पाएंगे वो पैलियोंटोलॉजी के हिस्से में आएगी। तो इसका अगर हम एक एग्जाम्पल उठाकर देखें और ये साबित करने की कोशिश करें कि ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को किस तरह से ये सपोर्ट कर रही है, तो बात समझ में आएगी। तो जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर उठाकर इस टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं, वो एक परिंदा है, एक बर्ड है, जिसको हम कहते हैं आर्क्योप्टेरिक्स। जो आर्क्योप्टेरिक्स जो है, ये खुद दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। आर्क्यो मतलब ओल्ड, आर्क्यो उसके बाद पैट्रिक्स का जो मतलब होता है वो है विंग्स। तो हमारे पास ये एक एंशंट कदीम हमारे पास एक फोसिल्स है बर्ड्स का, जिसको हम बर्ड्स फोसिल भी कहते हैं, आर्क्योप्टेरिक्स। ये डिस्कवर हुआ 1861 में। जर्मनी के अंदर एक शहर था बावेरिया, वहाँ पर ये सबसे पहले उनकी यहाँ पर डिस्कवरी होती है। इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है जिनको हमने इस टॉपिक के अंदर शामिल किया है? इसके अंदर कौन से फीचर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है? याद रखना, ये एक बर्ड का फोसिल्स है। उस बर्ड के अंदर जो है कौन सी खासियत है? बर्ड के अंदर जो है बीक होती है, मगर इनकी बीक के अंदर टीथ लगे हुए थे। बर्ड्स के पास लास्ट में टेल होती है, तो इसके पास भी लॉन्ग टेल है और उसके अंदर 20 वर्टिब्री साइंटिस्ट को नजर आए। तीसरी बात यह है कि इनके पास जो विंग्स थे, उनके अंदर एक स्पेशल चीज़ देखी गई, वो थी फिंगर्स और क्लॉज। तो ये तो डिफरेंट किस्म का जानदार हो गया। नॉर्मली बर्ड्स कैसे होते हैं? उनके पास बीक होती है मगर टीथ नहीं होते, रिंग्स होते हैं मगर फिंगर्स और क्लास नहीं होते। मगर अगर हम रेप्टाइल्स को देखें तो रेप्टाइल्स के पास क्या खासियत है? रेप्टाइल्स के पास टीथ होते हैं मगर बीक नहीं होती। रेप्टाइल के पास फिंगर्स तो होती है मगर फिंगर्स के साथ उनके पास कोई विंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और फिंगर्स में यहाँ पर क्लॉज जरूर लगे होते हैं। तो रेप्टाइल की फीचर्स ये है और बर्ड के फीचर ये है। रेप्टाइल के फीचर क्या है? टीथ, फिंगर्स और क्लॉज। इनके फीचर्स क्या है? बीक और विंग्स है। मगर इनके बीच में हमें जो फोसिल्स नजर आए, हमें उनके पास कुछ आसार, कुछ फीचर्स रेप्टाइल वाले थे, जैसे कि इनके पास टीथ है, ये खासियत रेप्टाइल की है। मगर बर्ड्स वाली खासियत क्या है? इनके पास बीक भी है, यानी कि बीक और उसके अंदर टीथ लगे हुए हैं। इनके पास टीथ नहीं थे, इनके पास टीथ थे। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, हमें पता है रेप्टाइल्स जो होते हैं, डिंगने वाले जानदार जैसे कि लिजर्ड वगैरह, उनके पास फिंगर्स भी होती हैं, क्लॉज भी होते हैं, और बर्ड के पास रिंग्स होती है मगर क्लॉज नहीं होते। यहाँ पर ये जो जानदार है आर्क्योपेट्रिक्स, इनके अंदर विंग्स भी हैं और इनके अंदर फिंगर्स भी है, यानी कि बर्ड वाली खासियत भी है और रेप्टाइल वाली खासियत भी यहाँ पर है। तो साइंटिस्ट को यूँ लगता है कि हो सकता है ये जो आर्क्योपेट्रिक्स है, पहले ये रेप्टाइल था और इसके अंदर कुछ माहौल के मुताबिक तब्दीली आई, तो उनके पास कुछ फीचर्स जो हैं वो रेप्टाइल के हैं और कुछ मॉडिफाइड न्यू फीचर्स जो हैं वो बर्ड्स के भी है। तो ये भी एक चांस है कि रेप्टाइल्स जो है वो आगे चलकर बर्ड्स बने, और उनके बीच में जो कनेक्शन है वो क्या है? वो आर्क्योपेट्रिक्स है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा? एविडेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड। तो फॉसिल रिकॉर्ड में हमने एक आर्क्योपेट्रिक्स ऑर्गेनिज्म उठाया, उसके अंदर रेप्टाइल वाली खासियतें भी थी और बर्ड्स वाली खासियतें भी थी। तो ओवरऑल साइंटिस्ट को ये मालूम होता है कि रेप्टाइल से जो बर्ड्स बने, तो आर्क्योपेट्रिक्स हो सकता है इनका एक कनेक्शन हो, कनेक्टिंग लिंक हो, क्योंकि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये बताती है कि जो नए जानदार हैं वो पुराने जानदारों से इवॉल्व हुए हैं। तो हो सकता है जो बर्ड्स है वो कहाँ से इवॉल्व हुए हों, कहाँ से वो ड्राइव हुए हों, वो रेप्टाइल से वो आए हों। ऐसा साइंटिस्ट को इस पॉइंट के अंदर, पैलियोंटोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट को ऐसा मालूम होता है। अभी हम दूसरे पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है एविडेंस फ्रॉम क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन कहते हैं जानदारों को ग्रुप्स में तकसीम करने को, और जब जानदारों को हम ग्रुप्स में तकसीम करेंगे तो उस फील्ड का नाम टैक्सोनॉमी है।
अगर हम टेक्सोनॉमी को थोड़ा डिटेल से देखें, ये टेक्सोनॉमी भी ग्रीक वर्ड है। अब ये जो टेक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड है कहाँ से निकला? एक वर्ड है टैक्सिस, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट और ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग को हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जबकि दूसरा जो वर्ड है वो है नॉर्म्स। नॉर्म्स कहते हैं लॉ रिलेटेड टू नेमिंग। तो टैक्सिस और नॉर्म्स को मिलाकर हमें क्या पता चलता है? टैक्सिस मतलब ग्रुपिंग, जानदारों को ग्रुपिंग में तकसीम करना, ना सिर्फ ग्रुपिंग में तकसीम करना, ग्रुप में तकसीम करने के बाद उनको साइंटिफिक नाम देना। जितने भी जानदार हैं अगर उनको हम ग्रुप में तकसीम करें, इंसानों को अलग ग्रुप में रखा, उनको अलग नाम दें, और इस तरह से फ्रॉग को हमने अलग ग्रुप में रखा, उनको हम अलग नाम दें। जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करना और उनको साइंटिफिक नाम देना, उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। और ये काम कम करते हैं सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बुनियाद में। जो जानदार एक जैसे होंगे वो एक ग्रुप में आएंगे, और जो जानदार डिफरेंट होंगे वो फिर अदर ग्रुप्स में आएंगे। तो इसका टेक्सोनॉमी का, ये क्लासिफिकेशन का ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के साथ क्या लिंक है, और वो किस तरह एविडेंस पेश करते हैं, किस तरह फेवर करते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो सही थ्योरी है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल उठाएंगे। एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं फाइलम चॉर्डेटा का। अब ये जो फाइलम चॉर्डेटा है, ये फाइलम बना हुआ है मुख्तलिफ क्लासेस से मिलकर, और जो हमारे पास क्लासेस हैं वो है हमारे पास फिशेस। फिश एक जानवरों का अलग क्लास है, अलग ग्रुप है। दूसरा हमारे पास है एम्फीबिया, तीसरा हमारे पास रेप्टाइल्स, फोर्थ हमारे पास बर्ड्स, और फिफ्थ हमारे पास मैमल्स। याद रखना ये सारे अलग किस्म के जानदार हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जिनको हम क्लास कहते हैं। और ये सारे जो क्लास हैं, हालांकि ये अलग अलग हैं, फिर भी इनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। और ये जो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ है वो कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं, जिसको हम मिलाकर फाइलम का नाम दे रहे हैं, फाइलम चॉर्डेटा का, वो यहाँ पर मैंने 3 लिखी है। इन सब के अंदर नंबर 1 जो चीज़ पाई जाती है वो है नोटोकार्ड। अब ये जो नोटोकार्ड है ये क्या है? इसको आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ, जो हमारे पास जो रीढ़ की हड्डी है, जब वो हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी का नाम नोटोकार्ड होता है, और बिल्कुल ये सॉफ्ट होते हैं, जैसे हमारे कान की ये बोन है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, इस तरह से। और जब हम बाहर आते हैं और हमारे इन्हीं हड्डियों के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन होती है तो वो वर्टिब्री बन जाते हैं। तो नोटोकार्ड सबके पास है, फिशेस के पास भी, एम्फीबिया के पास भी, रेप्टाइल के पास भी, बर्ड्स के पास भी, मैमल्स के पास भी। तो नोटोकार्ड सब जो है चॉर्डेटा के अंदर जितने भी जानदार आते हैं इन सब के पास नोटोकार्ड पाया जाता है। नंबर 2 नर्व कार्ड। नर्व कार्ड भी इन सब जानदारों के पास पाया जाता है। हालांकि ये अलग अलग क्लासेस हैं, मगर इन सब के पास क्या पाया जाएगा? नर्व कार्ड। नर्व कार्ड हमारा जो स्पाइनल कार्ड है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, इनको हम नर्व कार्ड कहते हैं। तीसरी चीज़ जिसे हम गिल स्लिट्स का नाम देते हैं, तो ये जो गिल स्लिट्स है ये भी सारे ही जानदारों के अंदर पाई जाती है। अगेन तो इस फाइलम के अंदर जो 5 ग्रुप्स हैं इनके पास नोटोकार्ड, नर्व कार्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। ये गिल स्लिट्स हम कहते हैं जो फेरेंस के अंदर सिमाल एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जो हॉर्स होते हैं उनको। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जानदारों के पास नोटोकार्ड, नर्व कार्ड और गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और ये सब के अंदर पाए जाते हैं जितने भी चॉर्डेटा के गिलास है यहाँ पर। तो इससे क्या मिलता है? इससे हमें क्या हिंट मिलती है कि एविडेंस जो है वो ऐसा इनमें क्या है जो मैं ये बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुई है। इसका लॉजिक ये है कि हालांकि ये सारे अलग अलग जानदार हैं, और इन जानदारों के अलग अलग होने से फिर भी इनके पास कुछ बातें ऐसी हैं जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सब के पास पाई जाती है। नोटोकार्ड, नर्व कार्ड और गिल स्लिट्स ये सब जानदारों में पाई जाती है, और साइंटिस्ट को ऐसा मालूम होता है, हो सकता है क्योंकि इनके पास ये सबके पास ये कॉमन है, सारे जानदारों के पास ये चीज़ें पाई जाती हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर, तो साइंटिस्ट को ऐसा मालूम होता है, हो सकता है इनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन हो, इन सब के एंसेस्टर वो कॉमन हो। जैसे कि ये एक एंसेस्टर है, ये कॉमन हो, इसी एंसेस्टर से फिशेस बनी हो, ये जब पानी में रहते हैं तो हो सकता है इनका एंसेस्टर ये है, इसी से फिश बनी हो, इसी से एम्फीबिया बने हो, इसी से रेप्टाइल बने हो, इसी से बर्ड बने हो, इसी से मैमल बने हो, क्योंकि जो इनके एंसेस्टर के पास जो खूबियां हैं वही इनके पास है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तीसरा पॉइंट हम समझेंगे, एविडेंस फ्रॉम होमोलॉजी। होमोलॉजी को समझने से पहले हमें होमोलोगस ऑर्गन को समझना होगा। और होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं?
वो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो स्ट्रक्चर के लिहाज से तो सिमिलर हो मगर फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर के लिहाज से सिमिलर मगर फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक लिखा है ह्यूमन का आर्म है, फोर लिम्ब मैंने उठाया है केट का, फिलिपर्स उठाया मैंने वेल मछली के, विंग्स उठाया है मैंने बेट के। तो इन सब का मैंने एक एक ऑर्गन उठाया है और इन सब ऑर्गन्स को अगर हम बाहर से देखें तो वो डिफरेंट नज़र आते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से। मगर हम उसको उनकी अगर हम एनाटॉमिकल अरेंजमेंट देखें आर्म की, फोर लिम्ब की, फिलिपर्स की और विंग्स की, एनाटॉमिकली वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हमें नज़र आते हैं। सिमिलर किस तरह से नज़र आते हैं? उनकी जो बोन्स के अरेंजमेंट है वो सिमिलर है, उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स के अरेंजमेंट है वो सिमिलर है, उनके अंदर जो मसल्स के अरेंजमेंट है वो भी सिमिलर है। तो एनाटॉमिकली अगर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं तो ऑर्गन सिमिलर हैं और यही बात मैंने यहाँ लिखी है। अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से सिमिलर हो, एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सिमिलर हो मगर फंक्शन के लिहाज से वो डिफरेंट हो, जैसे कि ह्यूमन के हाथ का डिफरेंट फंक्शन है, केज के जो फोर लिम्ब का वो फंक्शन डिफरेंट है, फ्लिपर वेल मछली वो तैरने का काम करती है और विंग्स पेट का उड़ने का काम करते हैं, मतलब इन सब के फंक्शंस अलग अलग हैं। तो उनके बावजूद भी इनके स्ट्रक्चर सिमिलर हैं। इन ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर हो, फंक्शन डिफरेंट हो। मिसाल आपके बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, उसको भी हम देखते हैं। मगर होमोलोगस ऑर्गन के बारे में स्टडी अगर हम करेंगे तो उसका नाम होमोलॉजी है। तो होमोलॉजी क्या है? होमोलॉजी उस स्टडी का नाम है जिसमें हम होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। और होमोलोगस ऑर्गन क्या है? जिनकी स्ट्रक्चर तो सिमिलर हो मगर फंक्शन डिफरेंट हो। इसको देखते हैं आपके बुक में जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो हमें बात ज़्यादा वाज़ेह समझ में आएगी। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं एविडेंस फ्रॉम होमोलॉजी और कंपैरेटिव एनाटॉमी का। ये ह्यूमन का एक हाथ है और ये केट का और ये वेल फिश का और यहाँ पर ये बेट का है। तो अगर हम इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक बोन है, यहाँ पर भी सेम एक बोन है और यहाँ पर भी एक बोन है और यहाँ पर भी हमें एक बोन मालूम होता है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। इसके नीचे दो बोन है जिसको हम रेडियस एंड अल्ना कह रहे हैं और यहाँ पर भी दो बोन है रेडियस एंड अल्ना और यहाँ पर भी दो बोन है। अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स सब में जो है वो ह्यूमन के साथ साथ केट, वेल और बेट में एक जैसी है। और सिमिलरली इनके पास भी यहाँ पर कार्पल और मेटाकार्पल लगे हुए हैं सबके पास, चाहे ह्यूमन हो या फिर केट हो या फिर वेल मछली हो या फिर हमारे पास बेट हो, सबके पास जो है वो 5 फिंगर्स यहाँ पर मौजूद है। और यही 5 फिंगर्स हमारे पास अगर इंसानों के पास है तो केट के पास भी यही 5 फिंगर्स हैं। यहाँ पर वेल के पास भी इंटरनली 5 फिंगर्स नज़र आ रहे हैं और बेट के अंदर भी इंटरनली अगर हम एक्सरे से देखें तो उनकी भी हमें 5 फिंगर्स नज़र आएंगी। तो सिमिलरली बाहर से ये अपेरेंटली वेरी डिफरेंट नज़र आ रहे हो, इंटरनल इनमें बोन्स की अरेंजमेंट, इनमें मसल्स की अरेंजमेंट, इनमें नर्व्स की अरेंजमेंट और इनमें ब्लड वेसल्स की अरेंजमेंट सेम है। तो साइंटिस्ट को इस वजह से ये लगता है कि हो सकता है इनका भी कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर हो। इंटरनल ऑर्गन के हवाले से था, तो इंटरनल ऑर्गन को कंपेयर करेंगे तो हम उसको कंपेरेटिव एनाटॉमी कहेंगे। और क्योंकि ये ऑर्गन्स जो है वो इंटरनली सेम है, एक जैसे हैं, तभी उनको हम होमोलॉजी कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ पॉइंट जिसको हम कहते हैं एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हम उन ऑर्गन्स को कहते हैं जिनका अभी हमारे अंदर उनका कोई भी यूजेज ना हो, हमारे अंदर उन ऑर्गन्स का कोई भी फंक्शन ना हो, मगर हमारे एंसेस्टर के अंदर वो ऑर्गन वेल डेवलप भी हो और वेल फंक्शनल भी हो। तो ऐसे ऑर्गन जिनका जो अभी हमारे अंदर मौजूद है, जो अभी जानदारों के पास मौजूद है, मगर करंटली उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, वो रिड्यूस फॉर्म में है, मगर वही ऑर्गन जब इनके एंसेस्टर में था तो वो वेल डेवलप और फंक्शनल था। ऐसे किस्म के ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन के लिहाज से अगर हम देखें तो फोर्थ पॉइंट हमें क्या बताता है। तो कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला वेस्टिजियल ऑर्गन मिसाल मैंने यहाँ लिखा है कि फिश जो होती है वेल और जो स्नेक, तो वेल फिश के अंदर और स्नेक्स के अंदर पेल्विक बोन होती है। जो हमारे अंदर ये पेल्विक बोन है, इनका काम होता है हमारे जो ये लेग्स है उनके साथ इनकी अटैचमेंट करवाना,
जबकि वेल फिश के पास और स्नेल्स के पास तो लेग्स है ही नहीं, तो पेल्विक बोन का वहाँ पर काम कोई नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए था, मगर उनके बावजूद भी ये पेल्विक बोन वहाँ पर नज़र आता है। तो साइंटिस्ट का ये मानना है, हो सकता है ये ऑर्गन इनके एंसेस्टर में फंक्शनल हो, इनमें इनके अंदर ये अभी फंक्शनल नहीं है क्योंकि इन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। सिमिलरली अगर हम बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स के पास विंग्स होती हैं और वो उड़ने का काम करते हैं विंग्स की मदद से। तो ऑस्ट्रिच और कीवी ये दो बर्ड्स हैं, इनके पास भी विंग्स है मगर वो रिड्यूस फॉर्म में है, करंटली उनके अंदर इनका कोई भी फंक्शन नहीं है। तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है क्योंकि इनके पास मौजूद है मगर वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, मगर जहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं उनके अंदर ये जो विंग्स है वो फंक्शनल थे। तीसरा जो पॉइंट है वो हॉर्स के मुतालिक है कि उनके फुट के अंदर स्प्लिट बोन्स होती है, जो टूल्स होते हैं उनका वो रेमिनेंट है, अभी उनके अंदर इनका कोई भी फंक्शन नहीं है। तो पेल्विक बोन, विंग्स और स्प्लिट बोन्स जो होते हैं वो अभी इन जानवरों के पास है तो सही, मगर उनका कोई भी यहाँ पर फंक्शन है नहीं। अब मेन के अंदर अगर हम देखें क्या हमारे अंदर भी कोई वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, तो अगर है तो वो कौन से हैं? तो वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारे अंदर पाए जाते हैं वो है कॉक्सेक्स। कॉक्सेक्स हम कहते हैं टेल बोन को। अब ये टेल बोन एनिमल्स के पास तो है, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, उनके पास जो है टेल बोन्स होती हैं, मगर हमारे पास भी ये टेल बोन है मगर उनका कोई फंक्शन नहीं है। हो सकता है हमारे अंदर ये रिड्यूस फॉर्म में हो, जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाले हैं उनका ये मानना है। और हमारे अंदर एक और भी ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स जो है वो क्या है, हमारा जो ये स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उनके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक छोटा ट्यूब है सिकम के साथ अटैच, उनको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर यहाँ पर बैक्टीरियाज अवेलेबल होते हैं जो सेल्यूलोज की डाइजेशन करवाते हैं, मगर हमारे अंदर इनका कोई भी फंक्शन नहीं है। तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और इंसानों के अंदर पाया जाता है, इनका कोई भी फंक्शन नज़र हमें नहीं आता। हो सकता है हम जहाँ से आए हों, जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पर बिलीव करने वाले हैं उनका ये मानना है जहाँ से हम आए हैं उनके अंदर ये फंक्शनल है, अभी हमारे अंदर इनका कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। इंसान के अंदर जो तीसरा वेस्टिजियल ऑर्गन है उसका नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अब ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? आइस के ऊपर एक लेयर होती है, स्पेशली जो हवा में उड़ने वाले परिंदे हैं जैसे कि ईगल्स वगैरह, जब वो हवा में उड़ते हैं आसमानों के ऊपर तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो आँख के ऊपर आ जाती है, जिनकी वजह से उनकी आँख वेल प्रोटेक्टेड रहती है और कोई भी बाहर से चीज़ उनके अंदर दाखिल नहीं होती, मगर वो ट्रांसपेरेंट इतनी होती है कि नज़र आता है बाहर से। हमारे अंदर ये भी मेम्ब्रेन है मगर बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में है और इनका कोई भी फंक्शंस हमारे पास नहीं है। सिमिलरली और अगर हम उसका और कोई वेस्टिजियल ऑर्गन देखना चाहे तो हमारे पास एयर मसल्स तो हैं, मगर वो एयर मसल्स की वजह से हम कान की मूवमेंट नहीं करवा सकते जिस तरह से दूसरे एनिमल्स करवाते हैं, दूसरे मेमल्स करवाते हैं। जैसे कि कैट, डॉग और डंकी वगैरह जो है वो अपने कानों के मसल्स का इस्तेमाल करते हुए साउंड वेव्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैच करते हैं ताकि वो बेहतर सुन सके, मगर हमारे पास ये मसल्स हैं मगर उनका कोई फंक्शन नहीं है, तो इसको भी हम वेस्टिजियल ऑर्गन कह सकते हैं। ओवरऑल अगर हम नटशेल में देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की फेवर में जो लोग बात करते हैं उनका ये मानना है कि हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिनसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन अब भी मौजूद हैं जो हमारे एंसेस्टर में थे, यानी कि जहाँ से हम ओरिजिनेट हुए हैं, जहाँ से हम इवॉल्व हुए हैं उनमें है। तो हो सकता है अगर उनके पास भी है, हमारे पास भी है, तो इसका मतलब ये भी तो एक हो सकता है कि हम वहाँ से आए हों और अभी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हों या हमारे अंदर उनका कोई फंक्शन नहीं हो, तो इस वजह से वो रिड्यूस फॉर्म में है। एनीवे, ये सारे के सारे वेस्टिजियल ऑर्गन के पॉइंट थे जिनके बुनियाद पर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाले ये मानते हैं कि ये जो थ्योरी है वो सही है। अभी इस थ्योरी की सपोर्ट में हम फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी उस स्टडी का नाम है जिसमें जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट के अंदर कुछ तब्दीली आए और उनसे अगर एम्ब्रियो बने तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है, हम डिफरेंट एम्ब्रियो को कंपेयर करके देखें डिफरेंट स्टेजेस पे, तो उसको हम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे।
मिसाल हमारे पास अगर फ़िश है, फ़िश का ज़ायगोट उठाएँ, सैलमैंडर का ज़ायगोट उठाएँ, टॉर्टोइस, बर्ड, मंकी और मेन का अगर हम ज़ायगोट उठाकर देखें, उनके बाद उनकी डेवलपमेंट देखें कि 1 मंथ के अंदर उनके अंदर क्या चेंजिंग आई है, 2 मंथ के अंदर क्या चेंजिंग आई है, 3 मंथ के अंदर क्या चेंजिंग आई है। इनकी डेवलपमेंट स्टेजेस को अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। तो फिश, सैलमैंडर, टॉर्टोइस, बर्ड, मंकी और मेन में ये देखा गया कि इनके अंदर डेवलपमेंट जो स्टेजेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। इसी चीज़ को हम बुक की मदद से समझते हैं जिसमें इनके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। फ्रेंड्स, अभी एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी को हम एक पिक्चर की मदद से समझते हैं। इस पिक्चर के अंदर फिश, सैलमैंडर, टॉर्टोइस, बर्ड्स, मंकी और एप की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। इनके अगर हम माउथ, टेल और इनके जो सोमाइट्स, आइज़ वगैरह अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक इनकी स्ट्रक्चर सिमिलर है। और इनके अंदर अगर इनके अंदर अगर डेवलपमेंट हो रही है तो लेटर स्टेज में अभी हमें नज़र आ सकती है। इनके अंदर अभी भी मेन, मंकी, बर्ड्स, टॉर्टोइस, सैलमैंडर और फिश के अंदर लेटर स्टेज में भी आपको काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही होगी। और मज़ीद लेटर स्टेज की तरफ जाएं तो उनके अंदर कुछ कैरेक्टर डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मगर फिर भी काफ़ी हद तक जैसे कि मेन और मंकी है उनके अंदर सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही है। बर्ड्स और टॉर्टोइस के अंदर भी सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही है। सैलमैंडर और फिश के अंदर भी हमें काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही है। क्योंकि अगर हम एम्ब्रियोलॉजी के पॉइंट ऑफ से चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो इसको हम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानदार काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर हैं। हो सकता है इन सब का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर हो। इनकी सिमिलरिटीज़ के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर इतनी ज़्यादा जो सिमिलरिटी है, हो सकता है इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर हो। थैंक यू। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 6th एविडेंस है जिसको हम कहते हैं एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री कहते हैं कि जानदारों के अंदर जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं उन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लाइफ को समझे तो वो बायोकेमिस्ट्री के ज़िम्मे में आते हैं। जानदारों के अंदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं अगर उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो भी बायोकेमिस्ट्री के ज़िम्मे में आएंगे। तो बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से क्या हमें कोई एविडेंस मिलते हैं तो ये मालूम करते हैं हम इस टॉपिक के अंदर। तो बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से हमारे पास क्या ऐसे एविडेंस है जिससे ये साबित हो कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जानदारों के अंदर होती है। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं हम। ब्लड सीरम के अंदर स्पेसिफिक किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। हर एक जानदार के अंदर जो ब्लड होता है उनके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। उनको मालूम कर सकते हैं कि कौन से जानदारों के अंदर कौन से प्रोटीन्स होते हैं। तो जानदारों के अंदर जो स्पेसिफिक किस्म के प्रोटीन है अगर हम उनका ब्लड सीरम निकाल कर उनकी अगर हम टेस्ट करें और ये मालूम करें कि उनके पास कौन कौन से किस्म के प्रोटीन्स हैं, क्या जो प्रोटीन्स एक जानदार में पाए जाते हैं क्या इसी टाइप के प्रोटीन्स किसी और जानदार में भी हैं या नहीं है, तो ये रिलेशनशिप हम मालूम कर सकते हैं इस टेस्ट के ज़रिए। अगर हम टेस्ट करें ह्यूमन यानी कि मेन और एप्स का ब्लड निकालें, उसका सीरम निकालें, उसको टेस्ट करें, उनके अंदर हमें प्रोटीन नज़र आएंगे। उनको अगर हम कंपेयर करें न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी के साथ, सही है, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी के साथ अगर हम कंपेयर करें प्रोटीन टेस्ट से जो हमें प्रोटीन मिले तो इनके अंदर काफ़ी हद तक हमें सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं। क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। अगर इनके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं तो इनका मतलब है इनके पास कुछ ना कुछ जीन्स सेम हो। तो बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से भी हम देखें तो कुछ जानदार ऐसे हमें ज़रूर नज़र आते हैं जिनके ब्लड सीरम का टेस्ट अगर हम करें तो उनके अंदर प्रोटीन्स की जो है वो सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कार्निवोरस जानदार हैं जैसे कि केट और डॉग जो कि गोश्तखोर हैं, जो कि गोश्त खाने वाले एनिमल हैं, और बियर्स वगैरह। इनकी भी अगर हम सीरम टेस्ट करें और उनका भी प्रोटीन निकाल कर हम कंपेयर करें हर्बीवोरस के साथ जो कि घास खाने वाले जानदार हैं जैसे कि काऊ, गोट, इनके साथ, तो इनके अंदर भी जो प्रोटीन्स होते हैं उसी टाइप के प्रोटीन इनके अंदर भी है। जो प्रोटीन एप्स और मैन के अंदर है उसी टाइप के प्रोटीन मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं पर हमें ये रिलेशनशिप ज़रूर मिलता है
कि जो ब्लड सीरम टेस्ट है वो ये ज़रूर रिलेशनशिप बताती है कि जानवरों के अंदर प्रोटीन्स जो है वो एक जैसे भी पाए जाते हैं, हालांकि वो दोनों डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि कार्निवर्स और हर्बीवोर्स वगैरह। तो कहीं ना कहीं पर साइंटिस्ट को यह लगता है कि हर्बीवोर्स और कार्निवर्स इनके अंदर प्रोटीन सेम है, तो हो सकता है इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर एक हो। ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी को अगर हम कंपेयर करें एप्स और मैन के साथ, तो इनके पास भी वही प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो उनके पास है, तो हो सकता है इनका भी कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर हो। तो 6 पॉइंट में अगर हम देखें तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि डिफरेंट जानवरों के खून में पाए जाते हैं, और डिफरेंट जानवरों के खून में इसलिए है क्योंकि उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर है। इस थ्योरी के सपोर्ट में हम लास्ट पॉइंट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एविडेंस फ्रॉम डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन कहते हैं जो जानवर हम घरों में पालते हैं उसको। इसको आसान अल्फाज में हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कि जो जानदार हमें अच्छे लगते हैं उनको हम घरों में उनकी परवरिश करें, उनको हम पालें। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? ये बिल्कुल नेचुरल सिलेक्शन की तरह ही है, मगर नेचुरल सिलेक्शन में ये हो रहा था कि अगर हमारे पास कोई भी जानदार है, उन जानदार में जो बेहतर करेक्टर वाले जानदार हैं उनको नेचर सिलेक्ट कर रही थी। जैसे कि अगर ये हमारे पास जिराफ है कि ये जिराफ मुख्तलिफ किस्म के, इनकी गर्दन टॉल है, इनकी गर्दन शॉर्ट है। अगर नेचुरली इन्वायरमेंट तब्दील हो जाए जिसमें ये हो कि जो छोटे प्लांट्स हैं अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो छोटी गर्दन वाले ये बड़े प्लांट्स को नहीं खा सकते, तो वो छोटे जानदार जो हैं गर्दन वाले वो जो छोटे गर्दन वाले जो जिराफ है वो उनकी डेथ हो रही थी क्योंकि उनको फीड नहीं मिल रहा था। तो नेचर के चेंज होने से नेचर ने उन जानदारों को सिलेक्ट किया जो नेचर के मुताबिक फिट थे, जो एनवायरनमेंट के मुताबिक फिट थे, यानी कि जिसको हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिनको एनवायरनमेंटल की चेंजिंग जो है वो सिलेक्ट कर रही है, तो उनको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज के चेंज होने से, नेचुरली एनवायरनमेंट के चेंज होने से जो बेहतर क्वालिटी वाले हैं जानदार हैं वो बच रहे थे, और वही नेचर जो है वो जानवरों को सिलेक्ट कर रही थी। इनमें इंसान किसी भी जानवर को सिलेक्ट नहीं कर रहा था, मगर नेचुरल फोर्सेस जो है वो जानवरों को सिलेक्ट कर रही थी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जानवरों को हम सिलेक्ट करेंगे, मगर यहाँ पर जिन जानवरों को हम सिलेक्ट करेंगे उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, क्योंकि इनको नेचर सिलेक्ट नहीं कर रही, उनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की काउज होती हैं, हम स्पेशली उन काउज को पालने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, मुफीद हो, जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हो, जो ज़्यादा जिनके पास मीट हो, तो हम उन जानवरों को पालते हैं। तो इस किस्म के जो जानवर पालने से हमें क्या होगा, इनसे जो उनकी औलाद यानी कि ऑफस्प्रिंग बनेगी उनके अंदर भी वो ट्रेट, वो कैरेक्टर होंगे। तो बेहतर जो कैरेक्टर वाले जानदार हैं अगर उनको हम सिलेक्ट करें तो उनको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहेंगे। जो बेहतर कैरेक्टर वाले जो जानदार हैं अगर उनको नेचुरल फोर्सेस सिलेक्ट करें तो उसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या फ़र्क हुआ, जिनको नेचर सिलेक्ट करेगी वो नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे, जिनको हम सिलेक्ट करेंगे जानदारों को उनको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहेंगे। तो साइंटिस्ट को ये लगता है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से मखसूस जानदार जो है उनकी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो सकती है, तो इसी तरह से अगर हम छोटे पैमाने में ये कर सकते हैं तो नेचर क्यों नहीं कर सकती, नेचुरली भी तो ऐसे हो। नेचुरली भी अगर क्या होता है कि अगर एनवायरनमेंट में चेंज होता है, उनसे जो फेवरेट कैरेक्टर वाले या ट्रेट वाले जो जानदार हैं वो बढ़ जाते हैं, दूसरे बढ़ जाते हैं। अगर हम पसंदीदा जानदारों को सिलेक्ट कर सकते हैं तो इसी तरह से नेचर भी जानदारों को सिलेक्ट कर सकती है। तो इससे भी ये सबूत मिलता है कि जानदारों के अंदर एवोल्यूशन हुई है। इनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर पा रहे हैं। जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है तो नेचुरल सिलेक्शन क्यों नहीं होती। तो इनका 7वां पॉइंट हमें ये बताता है।